किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत है भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा द्वारा लिखी हुई पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचयमाला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 5वीं कड़ी। क्या प्रतिक्रांति से पहले के सोवियत समाज को कम्युनिस्ट समाज कह सकते हैं? उत्तर है नहीं। सोवियत समाज को अभी कम्युनिस्ट समाज नहीं कहा जा सकता। ये सही है कि वहां पूंजीवादी शोषण और पूंजीपति वर्ग खत्म कर दिया गया, लेकिन फिर भी वहां कम्युनिस्ट समाज नहीं था। सोवियत रूस में समाजवादी समाज की ही स्थापना हो पाई थी। समाजवाद कम्युनिज्म की पहली अवस्था है, पूंजीवाद और कम्युनिज्म के बीच की अवस्था जो कम्युनिज्म के लिए रास्ता तैयार करती है। सोवियत रूस में समाजवाद की विजय हो चुकी थी और वहां कम्युनिस्ट निर्माण की ओर बढ़ना था। अगर वहां संशोधनवादियों की रहनुमाई में प्रतिक्रांति न हुई होती तो वहां पर जनता के काम की चीजें जैसे खाना, कपड़ा आदि इतनी अधिक मात्रा में पैदा होता कि जल्दी ही लोगों को उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से सामान दिया जा सकता था। उस हालत में वहां पर कम्युनिज्म का बुनियादी नारा सबको आवश्यकता के हिसाब से जरूरत का सामान मिले अमल में लाया जा सकता था। शिक्षा, चिकित्सा, पेंशन, छोटे छोटे बच्चों की देखभाल यानी परिपालन तथा दूसरी सार्वजनिक सुविधाएं तो तब भी मुफ्त दी जाती थीं और कारखानों आदि में काम करने का दिन तो जो तब 5 घंटे का था और भी घटाया जा सकता था। क्या दुनिया के एक भाग में पूंजीवाद के रहते एक देश में कम्युनिज्म कायम किया जा सकता है? उत्तर, ये सवाल सोवियत संघ में कम्युनिज्म की स्थापना को लेकर उठाया गया था। रूस में समाजवाद की विजय के बाद जब धीरे धीरे कम्युनिस्ट निर्माण और कम्युनिस्ट समाज की स्थापना का सवाल आया तो कुछ लोगों को उसकी संभावना और सफलता में शक हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या दुनिया के एक भाग में पूंजीवाद के कायम रहते सोवियत रूस में कम्युनिस्ट निर्माण संभव हो सकता है? इन लोगों को जवाब देते हुए कॉमरेड स्टालिन ने कहा था कि हाँ, सोवियत रूस के पूंजीवादी देशों से घिरे रहते हुए भी यहाँ कम्युनिस्ट निर्माण संभव है। कम्युनिस्ट समाज की खास बात है कि किसी प्रकार का अभाव ना होना, अर्थात समाज में किसी चीज की कमी ना हो और सबको सब चीजें आवश्यकता अनुसार मिल सके। हमारे यहाँ कहीं तो काम न मिलने के कारण, कहीं जेब में काफी पैसा न होने के कारण न जाने कितने लोगों को अपनी आवश्यकताओं को दबाना पड़ता है। कभी कभी बीमार लोगों को दवा दारू तक नहीं नसीब होती। दूसरी तरफ अगर जेब में थोड़ा पैसा बचा भी लिया तो बाजार में चीजों का अभाव हो जाता है। आज अनाज नहीं, कल कपड़ा नहीं तो परसों नमक, तेल, दिया सलाई नहीं मिलती। कम्युनिस्ट समाज इन सब बातों से बरी होता है। सोवियत रूस में समाजवाद की वजह से वर्गों का अंत हो गया था और पैदावार के साधनों में बहुत उन्नति हो गई थी। जरूरत की सब चीजें समाज की आवश्यकता के हिसाब से पैदा की जाती थी और उन पर समाज का अधिकार होता था। इस प्रकार वहां पर अब कम्युनिस्ट समाज स्थापित होने की सभी शर्तें मौजूद थी। वहां कम्युनिज्म की ओर बढ़ने का रास्ता साफ हो गया था। समाजवाद की विजय ने वहां के आर्थिक विकास को इतना ऊंचा उठा दिया था कि मार्क्सवाद लेनिनवाद के सिद्धांतों पर सही तौर पर अमल करने से वहां सोवियत समाज को कम्युनिस्ट निर्माण की ओर ले जाना संभव हो गया था। पिछली लड़ाई यानी दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत रूस की शानदार जीत, पूर्वी यूरोप में जनता की लोकशाही की स्थापना, एशिया में प्रतिक्रियावादी शक्तियों पर चीनी जनता की विजय और उत्तरी कोरिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में साम्राज्यवाद की पराजय तथा समाजवादी ताकतों की विजय ने रूस में कम्युनिस्ट निर्माण के काम को और आसान बना दिया था। ये कम्युनिस्ट निर्माण कोई एक दिन की चीज नहीं है। समाजवाद से कम्युनिज्म की ओर पहुंचने का काम धीरे धीरे पूरा किया जा सकता है। समाजवाद के बुनियादी सिद्धांतों को और आगे ले जाना ही कम्युनिस्ट निर्माण का आधार है।
ये बुनियादी सिद्धांत है पैदावार के साधनों पर समाज का अधिकार, राष्ट्र को अर्थनीति की योजना के अनुसार चलाना, काम की उत्पादन शक्ति में उन्नति, काम के हिसाब से चीजों के बंटवारे के समाजवादी उसूल को आवश्यकता के हिसाब से चीजों के बंटवारे के कम्युनिस्ट सिद्धांत की ओर ले जाना और समाजवादी राजसत्ता को सब तरफ से मजबूत बनाना। आगे चलकर जब दूसरे देशों में भी समाजवाद की विजय हो जाएगी और सोवियत संघ पर बाहरी आक्रमण का कोई खतरा नहीं रह जाएगा, तो राजसत्ता की भी आवश्यकता जाती रहेगी। आज जो शक्ति हथियार बनाने तथा फौज आदि रखने में खर्च हो रही है, वो भी तब समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च होने लगेगी। वो कम्युनिज्म की ओर आगे बढ़ी हुई अवस्था होगी। अभी जब तक बाहरी आक्रमण का खतरा मौजूद है, तब तक राजसत्ता को खत्म करने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि वैसा करने से कम्युनिस्ट निर्माण तो क्या, हमें समाजवाद की विजय से भी हाथ धोना पड़ेगा। समाजवाद आएगा कैसे? उत्तर, जब तक पूंजीपति वर्ग के हाथों में पैदावार के साधनों पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए हथियार के तौर पर राजसत्ता की ताकत मौजूद है, तब तक समाजवादी समाज कायम करना नामुमकिन है। इसलिए समाजवाद की स्थापना के लिए राजसत्ता का मजदूर वर्ग के हाथों में आना पहली शर्त है। राजसत्ता पर विस्तार के साथ तीसरी किताब में लिखा जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि संगठित मजदूर वर्ग के नेतृत्व और जनता के सहयोग के बगैर पूंजीपतियों के हाथ से राजसत्ता छीनी नहीं जा सकती। दूसरी बात यह है कि सिर्फ लोकसभा में या असेंबलियों में बहुमत पाने से ही राजसत्ता पर मजदूरों का अधिकार नहीं हो सकेगा। उसके लिए मजदूर वर्ग की राजसत्ता के सभी कलपुर्जों को अपने हाथ में लेना होगा। नहीं तो होगा ये कि धारा सभाओं में बैठे मजदूरों के प्रतिनिधि तो कानून पास करते रहेंगे और जब उन्हें लागू करने का समय आएगा तो पूंजीपतियों और जमींदारों के भाई भतीजों से लदी अदालतें, पुलिस, फौज उन्हें लागू करने से इनकार करती रहेगी और इस प्रकार पुलिस, फौज, जेल, अदालतें आदि के जरिए पूंजीपति राजसत्ता पर अपना अधिकार कायम रखेंगे। हालांकि नाम के लिए विधानसभा और लोकसभा में बहुमत मजदूरों के प्रतिनिधियों का होगा। यही कारण है कि कम्युनिस्ट कोरे सुधारवादी उपायों से ही समाजवाद तक पहुंचने में विश्वास नहीं करते। इसके लिए पूंजीवादी धारा सभाओं में सुधारों के लिए लड़ने के साथ साथ मजदूर वर्ग के संगठन और उसकी ताकत को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मजदूर वर्ग की रहनुमाई में क्रांतिकारी आंदोलन के जरिए ही समाज को बदला जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि कम्युनिज्म आ जाने पर सबकी निजी संपत्ति भी छीन ली जाएगी। ये कहां तक सच है? उत्तर, कम्युनिस्ट समाज में पैदावार के साधन अर्थात मशीन, कारखाने आदि किसी एक की बपौती नहीं होंगे। कारखानों आदि के मालिक होंगे मजदूर और जमीन होगी किसानों की। मतलब ये कि किसी के हाथ में ऐसी चीज नहीं रहने पाएगी जिसके जरिए वो दूसरों का शोषण कर सके। कम्युनिज्म के कुछ विरोधी कहते फिरते हैं कि कम्युनिस्ट समाज में किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं रहने दी जाएगी। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर एक मजदूर अपनी मजदूरी से कुछ पैसा बचाकर एक रेडियो या एक ग्रामोफोन खरीद लेता है तो वो उसकी निजी संपत्ति होगी, लेकिन वो उससे किसी का शोषण नहीं करता, इसलिए उसे उसके पास से ले लेने के कोई माने नहीं होते। सोवियत रूस में जहां समाजवादी समाज कायम था, वहां के मजदूर और किसान रेडियो, ग्रामोफोन, साइकिल, मोटरसाइकिल आदि खरीदते थे। पूंजीवादी समाज में मजदूर व किसान इन चीजों की सोच भी नहीं सकते। समाजवादी समाज में मजदूरों, किसानों का शोषण बंद हो जाने से उनके पास इतना रुपया जमा हो जाता है कि वे आराम की और चीजें जैसे मेज, कुर्सी, साइकिल, रेडियो और अच्छे और काफी कपड़े आदि खरीद सकें। हमारे देश का मजदूर तो सारी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी जाड़ों से बचने के लिए एक ऊनी कोट नहीं बनवा पाता। कम्युनिस्ट समाज में निजी संपत्ति पर कोई रोक नहीं होगी, सिर्फ ऐसी संपत्ति पर रोक होगी जिसके जरिए एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करता है, यानी कोई पूंजी खड़ी नहीं कर सकेगा और उत्पादन के साधनों पर अपनी बपौती नहीं जमा सकेगा। लेकिन जो संपत्ति दूसरों के शोषण करने का साधन नहीं बन सकती,
उसके अंत करने का कोई सवाल नहीं उठता। अगर किसी ने अपनी नौकरी से कुछ बचाकर अपने रहने के लिए एक मकान बनवा लिया है तो उस पर रोक लगाने का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन मकान बनवाकर किराए पर उठाने, पगड़ी वसूल करने की इजाजत किसी को नहीं होगी। सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे शिव वर्मा द्वारा लिखी हुई पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचयमाला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 5वीं कड़ी। हमारे साथ जुड़ने या हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।